संजीव खन्ना के सीजेआई बनते ही ईडी पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी विरोधी दलों पर ईडी की तेज कार्रवाई पर हैरान। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी साबित नहीं कर पाती आरोप। ईडी की कम दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। जस्टिस संजीव खन्ना जब से सीजेआई बने हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कई व्यवस्थाओं में बदलाव कर दिया है। सीजेआई ने जो बदलाव किए हैं, उससे कुछ वकीलों को परेशानी भी हो रही है, खास तौर पर उन वकीलों को जो पहले की व्यवस्थाओं में खुद को ज्यादा आरामदायक स्थिति में पाते थे। उनके केस तुरंत लिस्ट हो जाते थे। वार काउंसिल की बैठक में सीजेआई खन्ना से इसे लेकर शिकायत भी की गई और कहा गया कि पुरानी व्यवस्था जो पहले की सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जारी की थी, उसे फिर से बहाल किया जाए। लेकिन जस्टिस खन्ना ने साफ कह दिया कि नहीं, जो बदलाव हो चुके हैं उन्हें अब दोबारा वैसा नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें बदला नहीं जाएगा। जिन लोगों को कुछ परेशानी हो रही है वो अपने आप में बदलाव ले आए। और सीजेआई खन्ना का ये रुख सरकार और केंद्र की जांच एजेंसियों को भी अब डरा रहा है। दरअसल इस समय केंद्र की जांच एजेंसी ईडी सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गई है। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जस्टिस खन्ना के सीजेआई बनने के बाद अब ईडी की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। पूछ लिया है कि आप एक के बाद एक मामले दर्ज कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें जेल में डाल रहे हैं। कई लोग हैं जो जमानत नहीं ले पा रहे हैं, जेल में ही लंबा वक्त उनका कट जाता है। लेकिन ईडी जो मामले दर्ज करती है उसमें वो आरोपियों को सजा क्यों नहीं दिला पाती है? कोर्ट के रुख से साफ है कि अब ईडी के लिए विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ मनमानी पूर्वक मामले दर्ज करना आसान होने वाला है। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ईडी केंद्र की सबसे ताकतवर एजेंसी है, जिससे बीजेपी विरोधी सरकारें खौफ खाती हैं। ईडी के अधिकारी कभी भी किसी भी राज्य में कार्रवाई को अंजाम दे देते हैं। राज्य का मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री या फिर कितना ही बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो, ईडी की कार्रवाई से सभी खौफ में रहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जिस राज्य में सरकार बीजेपी की होती है या बीजेपी के सहयोगी दल की होती है, वहां ईडी का खौफ ज्यादा नहीं रहता है। ये भी कह सकते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का एनडीए शासित राज्य सरकारों को किसी तरह का डर नहीं होता है, और इसी के चलते मोदी सरकार पर ये आरोप लगते हैं कि वो ईडी का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करती है। अगर किसी भी जांच एजेंसी को जब राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो जाहिर है कि इसमें सबूतों का अभाव होगा ही, क्योंकि जांच एजेंसी अपने आका के खिलाफ पर विरोधियों पर कार्रवाई करेगी और उसकी पहली कोशिश तो यही रहती है कि विरोधी पर मामला दर्ज किया जाए, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और फिर ज्यादा से ज्यादा समय तक उसे जेल में रोक कर रखा जाए, क्योंकि जांच एजेंसियां अपने राजनीतिक आका के इशारे पर किसी को जल्दबाजी में गिरफ्तार करेंगे। इसके बाद वो सूचनाओं को लीक कर मीडिया के जरिए माहौल तैयार करेंगे। मीडिया ट्रायल में बीजेपी विरोधी नेता को भले ही दोषी ठहराया दिया जाए, एजेंसी को कार्रवाई पर जनता का समर्थन भी दिखे, विरोधी को जनता के बीच बदनाम कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट में आकर उसके ईडी के सबूत अधिकांश मौके पर फुस हो जाते हैं। किसी भी केस को लेकर दो चीजें अहम होती हैं। पहली तो केस को एस्टैब्लिश करने के लिए मजबूत साक्ष्य, दूसरा ये कि कोर्ट में अपनी जांच को सही तरीके से पेश करना। राजनीतिक दबाव में इन सभी का अभाव होता है। ऐसे में कोर्ट के सामने कई बार ईडी को शर्मसार होना पड़ता है, और यही वजह है कि उनकी दोषी ठहराने की दर बेहद ही कम हो जाती है। लेकिन ईडी की कार्रवाई से आरोपी की मुसीबत जरूर बढ़ जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पीएमएलए की धारा 45, जिसके तहत जमानत की दोहरी शर्तें किसी आरोपी के लिए बेहद सख्त हैं। धारा 45 में साफ है कि किसी व्यक्ति को अदालत में ये साबित करना होगा कि उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पहली नजर में पूरी तरह से गलत हैं। दूसरा, आरोपी जज को ये विश्वास दिला सके कि वो जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा। सबूत का बोझ पूरी तरह से जेल में बंद आरोपी पर है, जो अक्सर शासन से लड़ नहीं पाता है। इन दोनों हालात में किसी आरोपी के लिए पीएमएलए के तहत जमानत पाना तकरीबन असंभव बना देता है। इसी वजह से ईडी की पावर असीमित हो जाती है। जस्टिस रोहिंगटन, नरीमन और एस.के. कौल की पीठ ने जमानत के लिए दो अतिरिक्त शर्त जोड़ने वाली पीएमएलए की धारा 45(1) को मनमाना बताते हुए नवंबर 2017 में रद्द कर दिया था। लेकिन फिर भी ईडी के पास अभी भी बेशुमार ताकत है। विपक्ष के नेता तो ये बात खुलकर कहते हैं कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम करती है।
बीजेपी के नेता विपक्ष के किसी भी नेता के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं और बीजेपी नेता की तरफ से लगाए गए आरोपों के खिलाफ ईडी सक्रिय हो जाती है और विरोधी दल के नेता के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो जाती है। ईडी मामला दर्ज कर गिरफ्तार भी कर लेती है। पी चिदम्बरम, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सहित विपक्ष के कई नेता ईडी के हत्थे चढ़कर जेल जा चुके हैं। इसे लेकर इंडिया गठबंधन तो खुलकर दावा करता है कि ईडी बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है। जब तक बीजेपी मुश्किल में फंसती है तो ईडी को आगे कर देती है। कई राज्यों में तो बीजेपी ने ईडी की मदद से ही सरकार बनाई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक बार फिर जमकर सुनाया है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने ईडी से सवाल किया है कि आखिर वो आरोपियों के खिलाफ मामला साबित क्यों नहीं कर पाती है, उसकी दोष सिद्धि का दर बेहद कम क्यों है। अगर ये 60 से 70% होती तो हम इसे समझ सकते थे, लेकिन ये बहुत कम है। दरअसल इससे पहले इसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कम सजा दर का हवाला देते हुए ईडी से सबूतों पर ध्यान देने को कहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी छत्तीसगढ़ के एक व्यवसायी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि सजा की दर बढ़ाने के लिए ईडी को वैज्ञानिक जांच करानी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे जो भी मामले जहां ईडी को ये लगता है कि मामला बनता है, उनमें आपको अदालत में वो टिक सके, इसके लिए जरूरी है कि ईडी की तरफ से वैज्ञानिक जांच की जाए। ईडी सिर्फ गवाहों के बयानों पर हलफनामे दर्ज करा लेती है, लेकिन अधिकांश मौके पर गवाह पलट जाता है और ईडी का पूरा केस ही खराब हो जाता है। इसलिए ईडी को मौखिक गवाहों की जगह वैज्ञानिक सबूतों पर ज्यादा मेहनत करना चाहिए। दरअसल ईडी की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया अपनाना उसकी कमजोर दोष सिद्धि की दर के चलते है। इससे पहले केंद्र सरकार ने इसी साल 6 अगस्त को लोकसभा में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की जानकारी देते हुए बताया था कि पीएमएलए के तहत 2014 से 2024 तक कुल 5,297 मामले दर्ज किए गए, लेकिन सिर्फ 40 मामलों में सजा हुई और 3 ही बरी हो गए। यानी ईडी 1% आरोपी को भी दोषी साबित नहीं कर पाई है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल पूछे हैं। ईडी की तरफ से राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसमें 95% मामले बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं के ही खिलाफ हैं, जबकि केंद्र में यूपीए की सरकार जब थी उस समय यूपीए के विरोधी दलों पर ईडी की कार्रवाई का ये आंकड़ा 54% था। 2022 में वित्त मंत्रालय ने संसद में ये बताया था कि ईडी ने पिछले 17 सालों में पीएमएलए के तहत 5,422 मामले दर्ज किए। इसने 992 मामलों में अदालत में आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन केवल 23 मामलों में अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया था। ये कानून बना तो था 2002 में, मगर ये 2005 में ही अमल में आ गया था। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।